नमस्कार। जयपुर ई पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का अध्ययन बिंदु है आरंभिक नगर, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसे हड़प्पा या मोहनजोदड़ो सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में प्रथम सभ्यता सिंधु एवं सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई, अतः इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के मोंटमोगरी जिले में हड़प्पा नामक कस्बे के पास बहने वाली रावी नदी के किनारे एक पुरातात्विक टीले की खोज की। इसी तरह भारत के एक अन्य पुरातत्ववेत्ता राखलदास बनर्जी ने सन 1922 में अविभाजित भारत के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में बहने वाली सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो नामक टीले की खोज की। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। इस टीले की खुदाई से 9 बार बसने और 9 बार उजड़ने वाले एक व्यवस्थित नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में इस सभ्यता के पुरास्थल हमें पाकिस्तान में सिंध, पंजाब व बलूचिस्तान प्रांतों से तथा भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तथा महाराष्ट्र प्रांतों से प्राप्त हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए इन सभी प्रांतों से प्राप्त पुरास्थलों की सूची पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से सुतका-गेंडोर, सुतका-कोह और बालाकोट, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से हड़प्पा, जलीलपुर, रहमान डेरी, सहाय खोला और गनेरीवाल तथा पाकिस्तान के सिंध प्रांत से मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कोट दीजी और जुदीर जोदड़ो प्रमुख हैं। इसी प्रकार भारत के पंजाब प्रांत से रोपड़, कोटला, निहंग खान, संघोल तथा हरियाणा प्रांत से बनावली, मीताथल, राखीगढ़ी, जम्मू कश्मीर से मांडा, राजस्थान के कालीबंगा, उत्तर प्रदेश के आलमगीर और हुलास, गुजरात प्रांत में रंगपुर, लोथल, प्रभास पाटन, रोजदी, देशलपुर, सुरकोटड़ा, मालवण, भगवत राय और धोलावीरा तथा महाराष्ट्र प्रांत से देमाबाद, अहमदनगर प्रमुख हैं। नवीन परिगणना के हिसाब से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लगभग 1400 स्थल हमें ज्ञात हैं, जिनमें से 917 भारत में तथा 481 पाकिस्तान में एवं शेष 2 स्थल अफगानिस्तान में शोरतुगोई एवं मुडिगाक प्रमुख स्थल हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान देशों के विशाल क्षेत्र पर फैली हुई है। इसका वर्तमान में प्राप्त भौगोलिक विस्तार लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस सभ्यता के विस्तार की उत्तरी सीमा जम्मू क्षेत्र के चेनाब नदी के किनारे स्थित मांडापुरा स्थल है। इसकी दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के देमाबाद, अहमदनगर नामक स्थल पर है। यमुना नदी की सहायक हिंडन नदी के किनारे आलमगीर सबसे पूर्वी पुरा स्थल है तथा सबसे पश्चिमी पुरा स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मकरान तट पर स्थित सुतका-गेंडोर है। इस प्रकार सिंधु सभ्यता पश्चिम से पूर्व तक 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर में फैली हुई थी। सिंधु सरस्वती सभ्यता के संपूर्ण कालक्रम को देखा जाए तो इस सभ्यता के कालक्रम को लेकर विद्वान एक मत नहीं है। एक विद्वान अर्नेस्ट मेके ने मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण को 2500 ईस्वी पूर्व में निर्धारित करते हुए इसका प्रारंभ 2800 ईस्वी पूर्व माना है। वहीं एक अन्य विद्वान मार्टिमर व्हीलर ने इस सभ्यता की तिथि 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व के मध्य मानी है तथा रेडियो कार्बन पद्धति से इस सभ्यता की तिथि 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व के मध्य मानी गई है। लेकिन नवीन उत्खननों तथा अनुसंधानों से सिंधु सरस्वती सभ्यता के नवीन तथ्य प्रकाश में आए हैं। इन नवीन उत्खननों से पता चलता है कि यह सभ्यता 5000 ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व के मध्य की है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता थी। तो चलिए इस प्राचीन और विशाल सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं को जानते हैं।
सिंधु सरस्वती सभ्यता की संपूर्ण विशेषताओं को आसानी से समझने के लिए इसे 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। स्थापत्य व नगर नियोजन व्यवस्था, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन तथा कला एवं संस्कृति। आइए इन विशेषताओं का विस्तार से अध्ययन करते हैं। सुनियोजित नगरों का निर्माण सिंधु सरस्वती सभ्यता की एक अनूठी विशेषता है, अतः इसे शहरी या नगरीय सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता की आवास व्यवस्था विशेष प्रकार की थी, जिसमें दुर्ग व सामान्य बस्तियों को विभाजित किया गया था। प्रत्येक नगर के पश्चिम में ईंटों से बने एक चबूतरे पर गढ़ी या दुर्ग का भाग है, जो शायद पुरोहितों अथवा शासकों का निवास स्थान होता था, तथा इसके पूर्व की ओर अपेक्षाकृत नीचे धरातल पर नगर भाग प्राप्त होता है, जो जन सामान्य द्वारा निवासित होता था। गढ़ी के चारों ओर परकोटे जैसी मजबूत दीवार भी पाई गई है। इन नगरों में सुव्यवस्थित सड़क व्यवस्था होती थी। नगरों की सड़कें सीधी तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई दिखती हैं, जिससे संपूर्ण नगर वर्गाकार या आयताकार खंडों में विभक्त हो जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता कालीन सड़कें पर्याप्त चौड़ी होती थी। इनकी चौड़ाई 9 फीट से 34 फीट तक मिलती है और कभी कभी ये सड़कें आधे मील की लंबाई तक मिली हैं। भवन निर्माण की व्यवस्था। इस सभ्यता में साधारणतया घर पर्याप्त बड़े थे और उनके मध्य में आंगन होता था। आंगन के एक कोने में ही भोजन बनाने का प्रबंध था और इर्द गिर्द 4 या 5 कमरे बने होते थे। प्रत्येक घर में स्नानागार और पानी की निकासी के लिए नालियों का प्रबंध था और घरों में कुएं भी थे। उल्लेखनीय है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण नहीं करते थे। बस्ती वाले भाग में सीधी गलियां पाई जाती थी, जिनकी चौड़ाई 1 से 2.2 मीटर तक चौड़ी होती थी। मोहनजोदड़ो की हर गली में एक सार्वजनिक कूप मिलता है। वहीं कालीबंगा में गलियों तथा सड़कों का एक आनुपातिक ढंग से निर्मित किया गया पाया गया है। वहाँ की गलियाँ 1.8 मीटर चौड़ी और मुख्य सड़कें एवं राजमार्ग इससे दुगने 3.6 मीटर, तिगुने 5.4 मीटर या चौगुने 7.2 मीटर तक चौड़े होते थे। जल निकास प्रणाली और स्वच्छता का प्रबंध। सिंधु सभ्यता के प्रत्येक बड़े घरों में कुएं की व्यवस्था थी। साथ ही सार्वजनिक उपयोग के लिए भी गलियों के किनारे कुएं खुदवाए गए थे। जल उपलब्धि के साथ ही जल निकासी हेतु भी व्यवस्थित प्रणाली थी। प्राय प्रत्येक घर के किनारे वर्षा तथा घर के अनुपयुक्त पानी की निकासी हेतु नालियाँ थीं। प्रत्येक घर की नाली गली की प्रमुख नालियों से होकर मुख्य सड़क की नाली में गिरती थी। पक्की ईंटों से निर्मित नालियाँ अधिकांशतः ढकी हुई होती थी। नालियों के बीच बीच में थोड़ी दूरी पर गड्ढे बनाए जाते थे, जिनमें अवरोधक कूड़ा करकट गिर जाता था तो जल निकासी के बहाव में रुकावट नहीं होती थी। सिंधु सभ्यता कालीन सामाजिक जीवन। इस सभ्यता के विभिन्न स्थानों की खुदाई से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर पता चलता है कि उस समय समाज में कई वर्ग थे। यहाँ सुनार, कुम्हार, बढ़ाई, दस्तकार, जुलाहे, ईंट तथा मनके बनाने वाले पेशेवर लोग थे। कुछ विद्वानों के अनुसार उस काल में पुरोहितों तथा अधिकारियों व राज कर्मचारियों का एक विशिष्ट वर्ग रहा होगा। संपन्नता की दृष्टि से गढ़ी वाले क्षेत्र के लोग संपन्न रहे होंगे तथा निचले नगर में सामान्य लोग रहते होंगे। परिवार तथा स्त्रियों की स्थिति। खुदाई में मिले भवनों की आवास योजना में पृथक पृथक परिवारों के रहने की योजना दिखाई देती है, अतः इस काल में एकल परिवार योजना रही होगी। इस सभ्यता में भारी संख्या में नारियों की मूर्तियां मिली हैं। संभवतः यहाँ नारियों का स्थान सम्मानजनक था। क्रीट तथा अन्य भूमध्य सागरीय सभ्यताओं में मात्र सत्तात्मक समाज पाया जाता था, अतः इससे अनुमान किया जा सकता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता में भी मात्र सत्तात्मक परिवारों का प्रचलन रहा होगा। खान पान के अंतर्गत सिंधु सरस्वती सभ्यता के वासी अपने भोजन में गेहूं, जौ, चावल, दूध,
फल, मांस आदि का सेवन करते थे। फलों में अनार, नारियल, नींबू, खरबूजा, तरबूज आदि से परिचित थे। अनाज तथा मसाला पीसने के लिए सिलबट्टे का प्रयोग भी किया जाता था। रहन सहन व आमोद प्रमोद के अंतर्गत ये लोग सूती वस्त्र पहनते थे। स्त्री पुरुष दोनों ही चांदी और तांबे के आभूषण धारण करते थे। इन्हें अस्त्र शस्त्र का भी ज्ञान था। मनोरंजन के साधनों में संगीत, नृत्य व शिकार प्रमुख थे। खुदाई में प्राप्त खिलौने तथा पासे जैसी आकृति के मिलने से चौसर पासे के खेल का प्रमाण भी मिलता है। नर्तकी की प्राप्त मूर्ति से नृत्य संगीत का पता लगता है तथा कुछ मोहरों पर सारंगी और वीणा का भी अंकन मिला है। सिंधु वासियों का आर्थिक जीवन, कृषि व पशुपालन। राजस्थान के कालीबंगा से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। वहीं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जौ के प्रमाण मिले हैं। साथ ही लोथल से धान और बाजरे की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। अतः ऐसा जान पड़ता है कि गेहूं और जौ इस सभ्यता के मुख्य खाद्यान्न थे। इसके अतिरिक्त खजूर, सरसों, तिल, मटर तथा राई और चावल से भी ये परिचित थे। सिंधु सरस्वती सभ्यता में ही कपास की खेती का विश्व को पहला उदाहरण मिला है। सिंधु क्षेत्र में उपज होने के कारण ही यूनानियों ने कपास के लिए शिंडन शब्द का प्रयोग किया। सिंधुवासी कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया करते थे। गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर प्रमुख पालतू पशु थे। कुबड़ वाला बैल अति पूज्य पशु माना जाता था। सिंधु सभ्यता के निवासी घोड़े से भी परिचित थे। लोथल से घोड़े की मृण मूर्तियां तथा एक जबड़ा मिला है जो घोड़े का है। ये लोग हाथी और ऊंट से भी परिचित थे। हाथी और ऊंट की हड्डियां तो बहुत कम मिली हैं, लेकिन मुहरों पर इनका अंकन काफ़ी मात्रा में प्राप्त हुआ है। उद्योग तथा शिल्प। सिंधु सरस्वती सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा बनाया जाता था। ताम्र और कांस्य के सुंदर बर्तन, औजार तथा मूर्तियां हड़प्पा कालीन धातु कला के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। सिंधु सभ्यता में सोने तथा चांदी का भी प्रयोग होता था। यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने की कला में भी प्रवीण थे। मनकों का निर्माण एक विकसित उद्योग था। चंदूदड़ो और लोथल में मनका बनाने की पूरी कर्मशाला मिली है। मनके सोने, चांदी, सेल, खड़ी, सीप और मिट्टी से बनाए जाते थे। लोथल तथा बालाकोट से विकसित सीप उद्योग के प्रमाण मिले हैं। सूत की कताई और सूती वस्त्रों की बुनाई के धंधे भी अत्यंत विकसित रहे होंगे। इस सभ्यता में व्यापार तथा वाणिज्य का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ आंतरिक तथा विदेशी व्यापार अत्यंत विकसित अवस्था में था। यहाँ से कपास, गेहूँ, गन्ना, हाथीदांत आदि का निर्यात होता था। इसके प्रमाण मेसोपोटामिया क्षेत्र से प्राप्त हड़प्पन सीलें या अभिलेख हैं। मेसोपोटामिया के एक अभिलेख में दिलमन, मगान और मेलुहा नामक स्थानों की चर्चा की गई है, जिनके साथ वहाँ के लोगों के व्यापारिक संबंध थे। मेलुहा शब्द भारत के लिए प्रयुक्त किया गया माना जाता है। सिंधुवासी तांबा गणेश्वर राजस्थान से, सोना कोलार मैसूर से व लकड़ी कश्मीर से मंगाते थे। विभिन्न प्रकार की धातुओं का आयात दक्षिणी और पूर्वी भारत, कश्मीर, कर्नाटक और नीलगिरी से होता था। सिंधुवासियों के मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान व मध्य एशिया क्षेत्र के साथ व्यापारिक संबंध थे। क्रय विक्रय संभवतः वस्तु विनिमय के माध्यम से होता होगा। यहाँ से भारी संख्या में मुहरें मिली हैं, लेकिन इनका उपयोग पत्र या पार्सल पर छाप लगाने के लिए किया जाता था। नाप तोल का एक निश्चित क्रम था। तोल की इकाई 16 के अनुपात में थी, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 आदि। सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्राचीन धर्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान स्वीकार किया जाता है, जिसकी निरंतरता हमारे वर्तमान धार्मिक जीवन में भी देखी जा सकती है। इस सभ्यता की धार्मिक जीवन से संबंधित प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार है। मातृ देवी की उपासना। भारत में देवी पूजा या शक्ति पूजा की प्राचीनता का प्रारंभिक बिंदु सिंधु सरस्वती सभ्यता के हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व चन्हूदड़ो से प्राप्त नारी मूर्तियों से देखा जा सकता है। धार्मिक यज्ञों या अग्नि पूजा का प्रचलन। कालीबंगा, लोथल,
बनावली एवं राखीगढ़ी के उत्खननों में हमें अनेक अग्नि वेदिकाएं एवं अग्निकुंड मिले हैं। बनावली एवं राखीगढ़ी से वृत्ताकार अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, जिन्हें अर्धवृत्ताकार ढांचे के मंदिर या घेरे में संयोजित किया गया है। इसे प्रारंभिक मंदिर का प्रमाण माना जाता है। सिंधुवासियों द्वारा पुरुष देवता पशुपति शिव की उपासना एवं कुबड़ वाले बैल की पूजा के प्रमाण प्राप्त होते हैं। पशु पूजा, वृक्ष पूजा एवं नाग पूजा के प्रमाण सिंधु सरस्वती सभ्यता के उत्खननों में मिली मुहरों से प्राप्त होता है। इसमें एक श्रृंग वृषभ का चित्र, छोटी मुहरों पर वृक्षों के चित्र व उनके चारों ओर दीवार या वेदिकाओं के चित्र तथा कुछ मुहरों पर स्वास्तिक, चक्र तथा क्रॉस जैसे मंगल चिन्हों का भी अंकन काफ़ी संख्या में मिला है। जल की पवित्रता तथा धार्मिक स्नान की परंपरा के भी संकेत मिले हैं। ताबीज या रक्षा कवच के प्रमाण। यह अनुमान किया जाता है कि मिट्टी और तांबे से बनी कुछ गुटिकाओं का ताबीजों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। मनके भी जैसे त्रिपत्र अलंकरण युक्त होते थे, जो ताबीज या रक्षा कवच के रूप में काम आते होंगे। योग और साधना की परंपरा। इसके दो साक्ष्य हैं। एक, पशुपति मुहर में पद्मासन मुद्रा में बैठे योगेश्वर शिव का अंकन एवं दूसरा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की मूर्ति जिसकी दृष्टि नासाग्र पर टिकी है। मृतक संस्कार एवं पुनर्जन्म में विश्वास। मार्शल के अनुसार इस सभ्यता के लोग 3 प्रकार से शवों का क्रियाकर्म करते थे। पहला, पूर्ण समाधिकरण। इसके अंतर्गत संपूर्ण शव को जमीन के नीचे गाड़ दिया जाता था। दूसरा, आंशिक समाधिकरण। इसके अंतर पशु पक्षियों के खाने के पश्चात शव के बचे हुए भाग गाड़े जाते थे। एवं तीसरा, दाह कर्म। इसमें शव को जला दिया जाता था और कभी कभी भस्म गाड़ दी जाती थी। शव के साथ कभी कभी विविध आभूषणों, अस्त्र शस्त्र, पात्रादि भी रखे मिलते हैं, जिससे प्रतीत होता है कि ये पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे। सिंधु सरस्वती सभ्यता कालीन कला। यहाँ से बहुसंख्यक गुलाबी रंग के मृद भांड प्राप्त हुए हैं, जिन पर लाल व काले रंग के चित्र बने हुए हैं। शील या मोहरें भी प्राप्त हुई है। अधिकांशतः सेल खड़ी की बनी हुई मूलतः वर्गाकार शीलें या मोहरें प्राप्त हुई हैं। कुछ सीलें हाथी दांत की भी हैं। सबसे प्रसिद्ध शील पशुपति योगी की शील है। नृत्य व केश विन्यास की कला के अंतर्गत मोहनजोदड़ो से 12 सेंटीमीटर लंबी एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें जूड़ा बांधे एक युवती नृत्य मुद्रा में दिखाई गई है। कुछ मुहरों पर सारंगी और वीणा के अंकन से संगीत कला के प्रचलन का भी प्रमाण प्राप्त होता है। सिंधुवासियों को लिपि का ज्ञान था। इस लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि भी कहा गया है। यह लिपि क्रमशः दाईं ओर से बाईं ओर तथा बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। बीबी लाल ने इसे बुस्ट्रोफैदम नाम दिया है। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। तो आज हमने सिंधु सरस्वती सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा की। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आगामी वीडियो में हम सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।